हेलो स्टूडेंट, आई निशा बर्षा साल्वी, योर बायोलॉजी मेंटर। तो बच्चों, आज हम देख रहे हैं हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग। यानी कि जो आप सीआईडी में देखते थे, दया कुछ तो है, तो ये दया कुछ तो है का कैसे पता लगाया जाता था कि क्राइम स्पॉट पे कौन सस्पेक्टेड क्रिमिनल है, उसका कैसे पता लगाते थे। तो वो ब्लड सैंपल की रिपोर्ट क्या होती थी, कैसे हम बोल रहे हैं कि भैया इस बच्चे का जो पापा है वो यही वाला है, कैसे पता लगता है, डिस्प्यूट के केसेस हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो आज आप देखोगे बड़ा ही एक्साइटेड टॉपिक कि इसके अंदर, इंटरेस्टिंग टॉपिक कि इसके अंदर हम किस तरीके से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, क्या होता है रिपीटेड सीक्वेंस, किस तरह के स्टेप्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं और कैसे कैसे हम चीज़ों का पता लगा सकते हैं। तो आज हम देख रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सबसे पहले इन्वेंटेड किसके द्वारा करी गई? इनका नाम था एलिस जेफरी, जो 1984 में इन्होंने इन्वेंटेड किया। दिस टेक्निक वाज इन्वेंटेड बाय सर एलिस जेफरीज इन 1984। लेकिन इंडिया में सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसके द्वारा स्टार्ट की गई? तो इनका नाम था डॉक्टर वी के कश्यप एंड डॉक्टर लालजी। क्लियर दैट? आपको याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन जो है डायरेक्ट साइंटिस्ट के नेम पर आ जाते हैं, किसने इन्वेंटेड करी, इंडिया में किसने स्टार्ट करी। क्लियर दैट? ये बात समझ में आ गई। अब देखो, हम बहुत देर से बोल रहे हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, क्यों की जाती है, किस तरीके से सस्पेक्टेड क्रिमिनल को या सस्पेक्टेड पर्सन को हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है बच्चों, ये क्रोमोसोम है, ठीक है। क्रोमोसोम में हम बोलते हैं लोकस। लोकस क्या है? लोकस है उस क्रोमोसोम का या उस जीन का एड्रेस जहां पर वो लोकेटेड होता है। जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, मेंडेलियन वाला जो चैप्टर पढ़ा था, उसके अंदर हमने क्या बोला था कि हाँ ये इस तरह का डिसऑर्डर है, इस नंबर पे ये एब्रेशन हुआ तो ये वाली चीज़ें आई कि नहीं आई। तो हमने क्या देखा था कि भैया ये पर्टिकुलर जो क्रोमोसोम है वो कहाँ पर रहता है, ठीक है, कहाँ पर रहता है, यानी कि उसका लोकस क्या है। हाँ, अब हमने बोला कि मान लीजिए ये क्रोमोसोम नंबर है 5 और ये क्रोमोसोम नंबर है हमारा 7। अब मैं देखूंगी कि इसके अंदर रिपीटेड सीक्वेंस जो है कहाँ कहाँ प्रेजेंट है और कितने प्रेजेंट है, ठीक है, कितने नंबर ऑफ रिपीटेड सीक्वेंस प्रेजेंट है। अब ये रिपीटेड सीक्वेंस जो मैम बोले जा रही हैं आखिरकार वो क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लें, अरे रिपीटेड सीक्वेंस क्या है? रिपीटेड सीक्वेंस जो है, मान लीजिए कि ये मेरा डीएनए है, ठीक है, डीएनए है। अब डीएनए तो बहुत बड़ा होता है, ठीक है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इस डीएनए के अंदर मात्र 2% से भी कम जो डीएनए होता है वही हमारा डीएनए काम का होता है। बाकी जो डीएनए है वो कैसा है, मेरा जंक डीएनए है। उस जंक डीएनए के अंदर कुछ ऐसे सीक्वेंस होते हैं, उस जंक डीएनए में कुछ ऐसे सीक्वेंस होते हैं जो बार बार रिपीटेड होते हैं। जैसा कि मैं बात करूं AT GC AG CT AA, ऐसा करके हमारा एक सीक्वेंस है। अब ये वापस से रिपीट हो जाएगा, वापस से देखो AT GC AGC, आगे से हटाना पड़ेगा, ठीक है, कहाँ गया GC TAA, ठीक है। ये रिपीट हो रहा है, ये सीक्वेंस जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस सीक्वेंस को जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, इसी को मैं क्या कहती हूँ, रिपीटेड सीक्वेंस। कुछ सीक्वेंस क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, कुछ सीक्वेंस शॉर्ट होते हैं। जैसे कि मैं मान लो इधर एक और डीएनए बनाती हूँ, यहाँ पर जो बार बार रिपीट हो रहा है वो है ATGC ATGC ATGC, ठीक है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो रिपीटेड सीक्वेंस कैसे होते हैं, ये होते हैं शॉर्ट सीक्वेंस होते हैं, ठीक है, शॉर्ट सीक्वेंस होते हैं। तो इस आधार पे हम बात करें तो कैसा नेचर है, शॉर्ट सीक्वेंस है, ठीक है, और दूसरी बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है, रिपीट हो रहे हैं। किस टाइप के हो सकते हैं बच्चों, ये हो सकते हैं शॉर्ट सीक्वेंस, शॉर्ट सीक्वेंस रिपीट
राइट, जिसको हम प्यार के नाम से कहते हैं SSR, ठीक है, SSR। यदि मैं बात करूं, सुशांत सिंह राजपूत की बात नहीं हो रही है, यहां पर हो रही है शॉर्ट सीक्वेंस रिपीट की बात हो रही है। फिर हम बात करें यहां पर वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, ठीक है। टेंडम का मतलब होता है बार बार, ठीक है, बार बार ये सीक्वेंस रिपीट हो रहा है। तो बच्चों शॉर्ट सीक्वेंस रिपीट जो है ये भी रिपीटेड सीक्वेंस है, लेकिन इनका जो बेस पेयर है वो है 2 to 6 बेस पेयर की लेंथ का होता है। लेकिन जो हमारे VNTRS वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट जो होते हैं, इसकी लेंथ की हम बात करें तो ये हो सकती है 0.1 to 20 KB तक। आ गई बात समझ में? VNTRs को ही हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट DNA भी कहते हैं। इसी को मैं क्या कहती हूं बच्चों? सैटेलाइट DNA, ठीक है, इसी को मैं कहती हूं सैटेलाइट DNA कहती हूं। अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि मैम आपको पता है कि 99.9%, ठीक है, हमें इसको क्यों पता लगाना पड़ रहा है, हमें DNA फिंगरप्रिंटिंग क्यों करनी पड़ रही है, पहली बात, ठीक है। आ जाओ, DNA फिंगर प्रिंटिंग हमें क्यों करनी पड़ रही है? क्यों करनी पड़ रही है? सोचने वाली बात है, हाँ या ना? सोचने वाली बात है कि हमें DNA फिंगरप्रिंटिंग क्यों करनी पड़ रही है। तो इसका जो सही आंसर है, देखो बच्चों, हमने कहा 99.9%, अरे भाई 99.9% जो DNA है वो है हमारा सिमिलर, ठीक है, परसेंट टू परसेंट सिमिलर है। लेकिन 0.01% तो क्या है? वेरिएबिलिटी शो करता है, हमसे वेरिएबल है, ठीक है। तो इस 0.1% जो वेरी करता है, परसेंट टू परसेंट वेरी करता है, एक दूसरे में डिफरेंस क्रिएट करता है, इसका पता लगाने के लिए ही मैं DNA प्रोफाइलिंग या मैं DNA फिंगरप्रिंटिंग करती हूँ। क्लियर दैट? ये बात समझ में आ गई? DNA फिंगरप्रिंटिंग क्यों करते हैं? तो हमारे क्रोमोसोम में बार बार रिपीटेड सीक्वेंस पाए जाते हैं, ठीक है। अब मेरा DNA और आपका DNA, अभी हमने कहा 99.9% सिमिलर है, तो लेकिन जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस आता है इन रिपीटेड सीक्वेंस की वजह से। कहाँ प्रेजेंट होता है, कैसे प्रेजेंट होता है? आ जाओ, तो कैसे पता लगा सकते हैं? मान लीजिए हमारे पास यहाँ क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम नंबर है 5, ये क्रोमोसोम नंबर है 7, यहाँ पर रिपीटेड सीक्वेंस प्रेजेंट है। मान लीजिए कि इसका जो ये कितने बेस पेयर से बना हुआ है? मान लीजिए ये 1000 बेस पेयर से बना हुआ है, ठीक है, 1000 बेस पेयर से बना हुआ है, और इसके अंदर जो रिपीटेड सीक्वेंस हैं वो कितने हैं? मान लीजिए यहाँ पर रिपीटेड सीक्वेंस हैं 5 टाइम्स। कितने टाइम्स हैं? 5 टाइम्स है। तो यहाँ पर कैसे होंगे? 100 100 100 100 100। क्या रिपीटेड सीक्वेंस आ रहे हैं? मान लीजिए यहाँ पर आ रहा है ATGC 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 ATGC। कितने टाइम आ रहा है? 5 टाइम आ रहा है। और बाकी का जो हमारा बेस पेयर बचा है या बाकी का जो DNA बचा है वो कैसा है? हमारा नॉर्मल, मतलब वेस्टफुल है, उसमें क्या है हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे मतलब है इस रिपीटेड सीक्वेंस से कि ये रिपीटेड सीक्वेंस है वो कितना है। अब बच्चों एक और बात सुनना, इस रिपीटेड सीक्वेंस में मुझे क्या क्या पता लगाना होता है, ठीक है। इस रिपीटेड सीक्वेंस में मुझे क्या क्या पता लगाना है? तो यहाँ पर मुझे पता लगाना है कि इस रिपीटेड सीक्वेंस के अंदर कितना कंटेंट AT रिच है, कितना कंटेंट GC रिच है, ठीक है। यहाँ पर इस रिपीटेड सीक्वेंस के अंदर मेरे को ये पता लगाना है कि कितना ये AT और GC रिच है, राइट। फिर मुझे बताना है कि इस सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस है, रिपीटेड सीक्वेंस है, वो कितना लेंथ का है, ठीक है, लेंथ पता लगानी है। इसके अलावा मैं बात करूं कि इस रिपीटेड सीक्वेंस के अंदर कॉपी नंबर क्या है। कॉपी नंबर यानी कि ATGC कितनी बार रिपीट हुआ है।
5 बार हुआ है, 6 बार हुआ है, 7 बार हुआ है। देखो आपने पहले ATGC कंटेंट कर लिया, फिर आपने बोला कि इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है, कितने बेस पेयर का ये बना हुआ है। उसके बाद आपने क्या पता लगाया कि जो सीक्वेंस है वो कितनी बार रिपीट हुआ है, इसको मैं कहती हूँ कॉपी नंबर। क्या कहती हूँ उसको? कॉपी नंबर। कॉपी नंबर मतलब क्या हुआ है कि जो सीक्वेंस है वो कितनी बार रिपीट हुआ है, यही उसका क्या होता है? कॉपी नंबर होता है। इज इट क्लियर? तो इस रिपीटेड सीक्वेंस में मुझे क्या पता लग गया कि AT या GCH है, या इसका लेंथ कितना है, और इसके अलावा हमें बात करूं कि जो सीक्वेंस है वो कितनी बार रिपीट हुआ है, दैट मीन्स उसका कॉपी नंबर क्या है। तो ये बात समझ में आ गई क्या? ये बात समझ में आ गई। अब ये जो रिपीटेड सीक्वेंस है या इसकी जो DNA फिंगरप्रिंटिंग है वो कैसे की जाती है वो मैं आपको बता देती हूँ। आ जाओ। सबसे पहले हम यहां तक हम देख चुके हैं, एक बार हम रीड कर लें। Basic concept of DNA fingerprinting. DNA of human is almost same 99.9% for all individual, but very small amount 0.1% equals to 3:10⁶ base pair that differs from the person to person. person to person में ये 0.1% क्या करता है? डिफरेंस क्रिएट करता है। क्यों होता है? DNA fingerprinting is the fastest method to identify this differences. इस differences को पता लगाने के लिए ही मैंने क्या करी है? DNA profiling करी है। DNA fingerprinting involves identify differences some specific reason in this DNA sequence called as repetitive. क्या हो जाएगा? रिपीटेटिव सीक्वेंसेस, या फिर मैं इसको क्या कहूंगी? सैटेलाइट DNA भी कहूंगी, याद रखेंगे। दिस सीक्वेंसेस नॉर्मली डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन। ये जो रिपीटेटेड सीक्वेंस है ये किसी भी चीज के लिए बच्चों कोड नहीं कर रहे हैं, ये याद रखेंगे। रिपीटेड सीक्वेंस जो हैं वो किसी भी चीज के लिए कोड नहीं कर रहे हैं। दे फॉर्म अ लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम। और जो जंक DNA है वो क्या बना रहे हैं? लार्ज पोर्शन बना रहे हैं उस DNA का। क्यों? क्योंकि 2% से भी कम DNA है जो कि फर्दर एक्सप्रेसिव होगा, बाकी तो जंक DNA है। दिस सीक्वेंस शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब है कि यानी कि एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड की वजह से, मैंने बात करी थी किसमें? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्या बात करी थी कि एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड की वजह से भी ये चेंजेस आ सकते हैं, जिसको मैंने क्या कहा? पॉलीमॉर्फिज्म कहा। ठीक है, ये जो क्रिएट हुए किसकी वजह से हुए? पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से क्रिएट हुए। फॉर्म द बेसिस ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग। दिस पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि वेरिएशन ऑफ जेनेटिक लेवल अराइजेस ड्यू टू द म्यूटेशन। म्यूटेशन की वजह से क्रिएट हुआ। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच वेरिएशन टू बी ऑब्जर्व्ड इन नॉन कोडिंग DNA सीक्वेंस। नॉन कोडिंग DNA सीक्वेंस यानी कि जो कि किसी भी चीज के लिए कोड नहीं कर रहा, डू नॉट कोड फॉर एनीथिंग। ऐसे सीक्वेंसेस, रिपीटेड सीक्वेंसेस, या फिर हम क्या कहेंगे जो जंक DNA वो would be higher as mutation in this sequences may not have any mediated effect and impact in any individual's reproducing ability. ये जो वेरिएबिलिटी है, ये जो बहुत छोटू सी वेरिएबिलिटी है, ये आपके रिप्रोडक्शन पे कोई भी असर नहीं डालती है। क्लियर दैट? These mutations keep on accumulating generation after generation and form one of the basis of variability and polymorphism. यानी कि सुनो, मान लीजिए कि ये एक बच्चा है A और ये है एक बच्चा B, ठीक है। ये कैसे हैं बच्चों? ये हैं हमारे मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं, ठीक है। अब ये फर्दर इंडिविजुअल बन जाएंगे। अब ये जो A बच्चा है इसका भी क्या है? सारा का सारा सीक्वेंस सेम है और इसका भी इससे सीक्वेंस सेम है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर प्रोटीन को कोड करते हुए जो हमारा सीक्वेंस है उसमें वेरिएबिलिटी है, ठीक है। मान लीजिए इसका क्रोमोसोम नंबर 5 पर जो रिपीटेड सीक्वेंस है वो है 10 और इसके जो रिपीटेड सीक्वेंस है या क्रोमोसोम 5 है, ठीक है, उसके रिपीटेड सीक्वेंस में कितने हैं रिपीटेड सीक्वेंस? 15। यानी कि इस मोनोजाइगोटिक है यानी कि सेम टू सेम है, आइडेंटिकल है, बट फिर भी क्रोमोसोम सेम जगह पर होंगे, ठीक है, सेम लोकस पे होंगे, लेकिन फिर भी इनका जो रिपीटेड सीक्वेंस है वो वेरिएबिलिटी शो करता है। उसमें कहीं एक जगह, मान लीजिए सिकल सेल एनीमिया का एग्जांपल ले लें,
ठीक है, वहां पर हमने क्या कहा था, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड की वजह से हमारा क्या हो रहा है, पूरा जीन खराब हो रहा था, हाँ है ना, पूरा जीन खराब हो रहा था। सिकल सेल एनीमिया का हो रहा था जब उसकी जो आरबीसी है वो सिकल के शेप की आ जाती है एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड की वजह से। तो यहाँ पर भी बच्चों यही चेंजेस आते हैं और इन्हीं चेंजेस का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। देयर इज अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म रेंजिंग फ्रॉम सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंजिंग टू वेरी लार्ज स्केल चेंजेस। क्या करते हैं, लार्ज स्केल पे चेंजेस ला सकते हैं। For evolution and speciation, such polymorphism play a very important role. Polymorphism is also important in DNA sequencing, in genetic mapping of human genome as well as DNA fingerprinting. आप किसी भी ऑर्गेनिज्म में या पर्सन टू पर्सन में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं उनका एक माइन्यूट डिफरेंस भी पता लगा सकते हो विद द हेल्प ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये समझ में आ गया। एले जेफरी ने क्या किया, सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए क्या है बच्चों, अभी मैंने बताया था रिपीटेटेड डीएनए को ही मैं क्या बोल रही हूँ, सैटेलाइट डीएनए कह रही हूँ। एज अ प्रूफ दैट शो अ वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, जिसमें बहुत ज्यादा पॉलीमॉर्फिज्म है, वेरिएबिलिटी है। इट वॉज कॉल्ड एज वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, VNTRS. The VNTRS belongs to a class of satellite DNA referred to as mini satellite. मिनी सैटेलाइट है यानी कि शॉर्ट सीक्वेंस रिपीट है, 11 to 60 base pair. A small DNA sequence is arranged tandemly in many copy number. Many copy number यानी कि short sequence बार बार repeat हो रहा है, short sequence बार बार repeat हो रहा है। The copy number varies from chromosome to chromosome. 5वें नंबर पे repeat sequence मान लीजिए 10 मिल रहे हैं तो 7वें पे 12 भी मिल सकते हैं, और मान लीजिए A में 5वें पे 10 मिल रहे हैं तो B वाले पर्सन के अंदर वो वहां पर 15 भी मिल सकते हैं। द नंबर ऑफ रिपीट शो वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। एज अ रिजल्ट ऑफ द साइज ऑफ VNTRs वेरीज इन द साइज 0.1 to 20 kb. VNTR इज फ्लैंक्ड। अब देखो क्या होता है, अब सुनो आप क्या बोलोगे, आ जाओ। स्टेप्स फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, ये बहुत अच्छे से समझना है आपको। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या होती है ये समझ में आ गया। अब ये कैसे होती है ये भी समझ लो, ठीक है। सबसे पहले बच्चों मान लीजिए कि ये जो सीक्वेंस है ये मेरा है VNTRS का, ठीक है। इसको मैं लिख लेती हूँ ATGCATGC, ठीक है। ये एक पूरा सीक्वेंस है VNTRS, राइट। अब ये कैसा है मेरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, जहां पर भी आपको VNTRS मिलेंगे, ठीक है, जहां पर भी आपको VNTRS मिलेंगे वहां पर मेरे पास क्या आएगा, मॉलिक्यूलर सीजर। मॉलिक्यूलर सीजर का क्या मतलब है, सीजर का क्या मतलब, मान लीजिए ये वाला जो सीक्वेंस है यहां पर से मैं एक बार ये हटा दूं, ठीक है। यहां पर मेरे पास क्या आएगा, जहां पर भी जिस मतलब क्रोमोसोम के अंदर जहां पर भी ये सीक्वेंस हमें मिलेगा उसको कौन काटेगा, उसको आएगा हमारा मॉलिक्यूलर सीजर काटने। तो मॉलिक्यूलर सीजर बना दूं मैं, ठीक है। ये डीएनए बच्चों इसकी लेंथ यहां तक है, बस मेरा जो रिपीटेड सीक्वेंस है वहीं पर ये कट लगा रहा है। तो ये मॉलिक्यूलर सीजर है कौन, ये मॉलिक्यूलर सीजर है मेरी, इसको मैं कहती हूं एंडो रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, उस सीक्वेंस को अंदर से कट करता है और ये एक पर्टिकुलर साइट पे ही कट करता है, ठीक है। ये क्या करता है, एक पर्टिकुलर साइट पे करता है, जहां जहां इसको रिपीटिंग सीक्वेंस में लेके वहां वहां ये क्या करेगा, कट कर देगा। ये बात समझ में आ गई। अब सुनो क्या होगा, सबसे पहले जैसे कि मान लो हम क्राइम स्पॉट पे गए, ठीक है। क्राइम स्पॉट पे क्या करोगे, सबसे पहले तुम क्या लोगे, उस
जो भी आपको मिलेगा उसका सैंपल लेंगे, ठीक है। सैंपल है, सैंपल क्या क्या हो सकता है? सैंपल आपका ब्लड भी हो सकता है, सैंपल आपका हेयर फॉलिकल भी हो सकता है, हेयर फॉलिकल यानी जड़ सहित बाल, आपका प्रोटीन भी हो सकता है, प्रोटीन में आपके क्या हो सकता है, प्रोटीन में आपका नेल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सेमेन, यानी कि जब रेपिस्ट होता है उसका कैसे पता लगाया जा सकता है, विद द हेल्प ऑफ सेमेन। ये आपका क्या हो सकता है, सैंपल है। सैंपल में से, ठीक है, सैंपल में से आप क्या करोगे, डीएनए आइसोलेट करोगे, ठीक है। क्या करोगे, डीएनए को आइसोलेट कर लिया। डीएनए आइसोलेट कहां से किया, ब्लड से करोगे। ब्लड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, WBCs। WBCs में से ही आप पता लगा सकते हो डीएनए को आइसोलेट करके। हेयर फॉलिकल हो सकते हैं आपके प्रोटीन के अंदर, जो हमारे डेड प्रोटीन्स होते हैं, नेल्स भी हो सकता है, सेमेन भी हो सकता है। यहां तक कि क्लियर। डीएनए आइसोलेट करके क्या करोगे, इस डीएनए को आप क्या करोगे, डाइजेस्ट करोगे। तो डाइजेशन ऑफ डीएनए, डाइजेशन ऑफ डीएनए यानी कि आप क्या कराओगे, इसको इंट्रोड्यूस विद रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। क्या होगा इस स्टेप में, सुनो, सेकंड स्टेप में, ठीक है। ये मान लीजिए आपका आइसोलेटेड डीएनए है, ठीक है। इसमें क्या है आपके पास, आइसोलेटेड डीएनए है। इसमें आपने क्या डाला बच्चों, इसमें आपने डाला RE यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डाला, जिसकी वजह से क्या हुआ, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो आपका डीएनए था, मान लीजिए ये आपका डीएनए है, ठीक है। इस डीएनए को आपने क्या कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया। डाइजेस्ट का मतलब क्या हुआ कि ठीक है, आपके डिफरेंट साइज के आपके पास क्या हो गए, फ्रेगमेंट्स आ गए, ठीक है। डिफरेंट साइज के आपके पास फ्रेगमेंट आ गए। तो इस फ्रेगमेंट को आप क्या बोलते हो, इस फ्रेगमेंट को आप बोलते हो RFLPS। क्या मतलब हुआ उसका फुल फॉर्म, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा है, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा है, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के काटने की वजह से आपको क्या मिला, डिफरेंट काइंड ऑफ लेंथ मिला, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट ऑफ, L स्टैंड फॉर लेंथ, अलग अलग लेंथ का मिला। रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट ऑफ लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। RFLPs मिला, RFLPs मिला। अब क्या हुआ, आपके पास हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ क्या आ गए, लेंथ के पॉलीमॉर्फिज्म आ गए। ये समझ में आ गया यहां तक। अब मैं क्या करूंगी, इस फ्रेगमेंट को लेकर के, ठीक है, इसका करूंगी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या करूंगी, थर्ड स्टेप, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बच्चों एक काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर आप क्या करते हो, जो आपका डीएनए है जिसको आप क्या करना चाहते हो, आइडेंटिफाई करना चाहते हो, ठीक है, जिसकी आप स्टडी करना चाहते हो, उसको आप क्या कराओगे, डीएनए को लोड कराओगे। उस डीएनए को लोड करा करके आपके पास क्या आएगा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैंड्स आ जाएंगे, अलग अलग लेंथ के बैंड्स आ जाएंगे, जिसको आप फर्दर आइडेंटिफाई करोगे। क्लियर दैट? तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस समझने के लिए आपको दूसरे पेज पे जाना पड़ेगा। यहां तक समझ में आ गया, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेप, ठीक है, थर्ड स्टेप तक क्लियर। अब अपन क्या समझेंगे, पहले जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं GE, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे पास सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, जेल बनाते हैं। जेल के साथ हम बफर भी बनाते हैं। क्यों बफर बनाते हैं मैम? बफर क्या करता है बच्चों, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप सेल के अंदर से डीएनए निकाल रहे हो,
ठीक है। सेल के अंदर से तुमने डीएनए आइसोलेट किया है तो उसका एक पर्टिकुलर क्या होगा, आयनिक कंसंट्रेशन होगा, उसका एक पर्टिकुलर पीएच होगा, तो तुम उसे बिगाड़ तो नहीं सकते। यदि तुमने उसको पर्टिकुलर पीएच नहीं दी या आयनिक कंस्ट्रक्शन नहीं दिया तो आपका डीएनए वर्क करेगा क्या? नहीं करेगा, डेड हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, उस पर्टिकुलर डीएनए को एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट देने के लिए आपको बफर बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि ये क्या प्रोवाइड कराएगा, ऑप्टिमम पीएच और हमारी आयनिक कंसंट्रेशन। क्लियर? तो आपने क्या बनाया, जेल। जेल बना करके आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, इसके अंदर आप ये जेल किससे बनाऊं, मान लीजिए अपना जेल है, थोड़ा लॉन्गिट्यूडनल बना लेती हूँ, ठीक है। ठीक है, ये तुमने जेल को इस पे लोड कर दिया। जेल को लोड करने के बाद क्या करोगे, तुम वेल्स बनाओगे। वेल्स क्यों बनाओगे? क्योंकि वहां पर तुम क्या करोगे, विद द हेल्प ऑफ पाइपेट अपना डीएनए लोड करोगे। तो यहां पर वेल्स बना दे, आ जाओ। विद द हेल्प ऑफ कॉम्ब आता है बच्चों, उस जेल के अंदर आप डाल दोगे तो ऐसे छोटे छोटे गड्ढे से बन जाएंगे, वेल्स बन जाएंगे, इसको अपन बोलते हैं जेल वेल्स बन जाते हैं। इस वेल्स के अंदर तुम्हें क्या करना है, अपना डीएनए डालना है, ठीक है। डीएनए में कौन से कलर का बनाऊं, अब रुको, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये जो डीएनए इसके अंदर था, यहां पर आई होप इट इज विजिबल, ठीक है, नहीं है तो दूसरा डार्क कलर ले लूं, ये विजिबल होगा, ठीक है। ये मेरा डीएनए मैंने लोड कर दिया विद द हेल्प ऑफ पाइपेट। पाइपेट यानी कि एक छोटा सा इंजेक्शन टाइप का आता है, जिससे आप बहुत माइक्रो मतलब हम बोल सकते हैं माइक्रोमीटर के अंदर क्या डाल सकते हो, तुम उसके अंदर डीएनए डाल सकते हो, ठीक है। बहुत छोटी सी क्वांटिटी में तुमने डीएनए डाला। अब क्या होगा बच्चों, क्योंकि डीएनए पे क्या चार्ज होता है, डीएनए पे होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। डीएनए पे मेरा कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज किधर की तरफ अट्रैक्ट होगा, डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज पे। कैसे, ये डीएनए कैसे रन करेगा, विद द हेल्प ऑफ, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसके साथ इलेक्ट्रिसिटी ज्वाइन करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिसिटी तुम्हें ज्वाइन करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से ये डीएनए तुम्हारा रन होगा। अब सुनो, जो जेल होता है बच्चों, जेल कैसा होता है तुम्हारा, पोरस, ठीक है। छोटे छोटे पोर्स होते हैं। जेल तुमने देखा होगा ना, कहीं भी किसी भी तरीके से जेल देखा, जैसे बालों में लगाते हो, उसमें भी तुम देखोगे पोरस होता है, सेमी सॉलिड होता है। तो इसके अंदर क्या होगा, बहुत सारे पोर्स होते हैं। तो डीएनए का यदि लार्ज सेगमेंट होगा, ठीक है, डीएनए का यदि लार्ज सेगमेंट होगा तो वो इस पोर्स से नहीं निकल पाएगा, ठीक है। लार्ज सेगमेंट ऑफ डीएनए वो उससे नहीं निकल पाएगा, लेकिन जो छोटे फ्रेगमेंट होंगे वो जल्दी निकल के आ जाएंगे। तो यानी कि जब मैं इस डीएनए को देखूंगी, जब मैं इस बैंड्स को देखूंगी, तो बैंड कैसे होंगे, जो लार्ज फ्रेगमेंट होंगे, लार्ज, ठीक है, इस तरीके से। यानी कि जो फ्रेगमेंट आए मेरे पास, जो बैंड्स आए, वो कैसे आए, उसका जो डीएनए का कंसंट्रेशन है उसके आधार पर, उसका मॉलिक्यूलर वेट के आधार पे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आप डीएनए फ्रेगमेंट को किस तरीके से सेपरेट करते हो। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है बच्चों, सेपरेशन टेक्निक है। क्या है, इधर देखें, अभी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, सेपरेशन टेक्निक है, ठीक है, सेपरेशन टेक्निक है। इस सेपरेशन टेक्निक, ठीक है, सेपरेशन टेक्निक, स्पेलिंग चेक कर लेना बच्चों। सेपरेशन टेक्निक कैसे करती है, ये किस तरह से सेपरेट कर सकते हो आप, कंसंट्रेशन क्या है, ठीक है, कंसंट्रेशन क्या है डीएनए की, और इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, ठीक है। जितना बड़ा साइज का डीएनए होगा वो उतनी ही देर में सेपरेट होगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से भी क्या कर सकते हो आप, डीएनए को सेपरेट करते हो। तो ये बात समझ में आ गई।
ये बात समझ में आ गई। तो तुमने क्या करवा लिया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे तुमने अपने डीएनए को सेपरेट करवा लिया। उस फ्रेगमेंट को जो तुमने RFLP करी थी उसको तुमने कहाँ डाल दिया, यहाँ पर डाल दिया। एक और चीज, मान लीजिए इन केस तुम्हारे पास इतना सा डीएनए सैंपल था, जो भी तुम्हें मिला उसमें से बहुत कम डीएनए मिला और वो डीएनए तुम्हारा खराब हो जाए, तो फिर क्या करोगे, क्या करोगे? इस चीज को बचाए रखने के लिए हम करेंगे स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क क्या करोगे, जो डीएनए तुमने आइसोलेट किया ना उसको क्या करोगे, इसका PCR कर देना। ठीक है, मान लीजिए तुम फॉरेंसिक लैब में काम कर रहे हो, तुम्हारे पास एक डीएनए आया है तो और तुम्हें कहना है उसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराना है। तो अब डीएनए बहुत छोटी सी मात्रा में, ब्लड सैंपल बहुत कम में, एक छोटा सा हेयर ही है तुम्हारे पास, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जो डीएनए तुमने आइसोलेट किया उसका PCR चला देना। तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, बहुत सारी कॉपीज आ जाएगी, हाँ है ना, बहुत सारी कॉपीज आ जाएगी। तो मान लीजिए एक तुम्हारा यदि ये प्रोसीजर जो है यदि खराब भी हो जाता है किसी भी एक स्टेप पे, तो तुम उस डीएनए की जो कॉपी तुमने बनाई है वो यूज कर सकते हो, है ना स्मार्ट वर्क, राइट। तो यहाँ पर तक तुम्हें समझ में आ गया, क्या किया तुमने, डीएनए फ्रेगमेंट को तुमने सेपरेट आउट कर लिया जो तुमने यहाँ पर किया था। क्लियर दैट, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, थर्ड के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके बाद हमारे पास क्या आ गए, फ्रेगमेंट्स आ गए, हमने सेपरेट कर लिया। सेपरेशन के बाद हम फोर्थ वाला पॉइंट करेंगे जिसको हम कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। अब जो डीएनए तुमने सेपरेट किया है बच्चों वो कैसा है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए है तो वो हमें नहीं करना, हमें क्या करना है, उसको सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट करना है। हर फ्रेगमेंट को, जो भी डीएनए का फ्रेगमेंट आया है जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसको हमको क्या करना है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए करना है। तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, डीनेचुरेशन करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो जेल है, ठीक है, जो हमारा ठीक है, जो जेल है इसके अंदर हमारे पास क्या है, डीएनए है, अलग अलग फ्रेगमेंट के हैं। अब मैं क्या करूंगी बच्चों, अब मैं इसको एक कंटेनर में डालूंगी और ये कंटेनर के अंदर क्या होगा, हमारे पास होगा एल्कलाइन सॉल्यूशन होगा। ये एल्कलाइन सॉल्यूशन क्या करेगा, ये एल्कलाइन सॉल्यूशन करेगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए को किसमें कन्वर्ट कर देगा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में। तो फोर्थ पॉइंट क्या किया आपने, इसको क्या किया, एल्कलाइन सॉल्यूशन में डाला, जिसकी वजह से ये जो हमारे डबल स्टैंडर्ड फ्रेगमेंट आए थे डीएनए के वो कैसे हो गए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो गया। फोर्थ पॉइंट समझ में आ गया। अब देखो सिक्स पॉइंट में क्या करना है, सिक्स पॉइंट में इसी को रफ करके कर रही हूं बच्चों, ठीक है। राइट, अब अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे जो हमारे पास सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आया है बच्चों उसका हम करेंगे सदर्न ब्लॉटिंग। क्या करेंगे, सदर्न ब्लॉटिंग। आ जाओ, फिफ्थ पॉइंट है सदर्न ब्लॉटिंग। सदर्न ब्लॉटिंग क्या होती है बच्चों, डीएनए के लिए की जाती है। वैसे ही हमारे पास वेस्टर्न ब्लॉटिंग होती है जो किसके लिए की जाती है, आपके प्रोटीन के लिए, और नदर्न ब्लॉटिंग होती है वो आपके लिए की जाती है आरएनए को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो मैं क्या करूंगी, अब इसकी सदर्न ब्लॉटिंग करूंगी। सदर्न ब्लॉटिंग के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सुनो, ये जो आपका डीएनए का जो एक जेल है, ठीक है, अब ये कैसा हो गया, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो गया। इसको आप ट्रांसफर करोगे। ट्रांसफर किस पे करोगे, सबसे पहले आप ये इक्विपमेंट लोगे, इसके ऊपर क्या रखोगे बच्चों, फिल्टर पेपर। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा, फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर। इस फिल्टर पेपर के ऊपर तुम ये जो बैंड वाला जेल है वो यहां पर रख दोगे। रख दें क्या अपन भी, ये लो, तुमने ये जेल रख दिया। बड़ी सावधानी से रखनी पड़ती है, अभी तो अपन क्या है आराम से कर रहे हैं, लेकिन ये टेक्निक बड़ी बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होती है, बहुत ध्यान से करना पड़ता है बच्चों इसको, ठीक है।
ये लो तुम्हारे पास बेंड्स है। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर तुमने जेल रख दिया। अब इस जेल के ऊपर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक नाइट्रोसेल्यूलोज, ठीक है, नाइट्रोसेल्यूलोज के एक पेपर होता है, या हम कह सकते हैं नायलॉन मेम्ब्रेन जिसको आप कहते हैं, वो रखते हैं। तो यहां रख दी मैंने। राइट, इसको मैं कहती हूं नाइट्रो सेल्यूलोज या फिर नायलॉन मेम्ब्रेन, ठीक है। नाइट्रोसेल्यूलोज की बनी हुई होती है या फिर इसको नायलॉन मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसके ऊपर वापस से क्या रखेंगे, इसके ऊपर वापस से रखेंगे अपन फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर, बहुत सारे फिल्टर पेपर रख दिए। अब इस फिल्टर पेपर के ऊपर मैं क्या रखूंगी, वेट रखूंगी। वेट, ये लो, ये रख दिया मैंने, वेट रख दिया। वेट क्यों रखा, ताकि बच्चों ये अपन किस में रखते हैं, एक बफर के अंदर रखते हैं, ठीक है। ये फिल्टर पेपर है, उसके नीचे एक टैंक होता है जिसके अंदर क्या होता है, बफर होता है। बफर भी बना लूं मैं, ये कैसे रह गया मुझसे, अरे यार वाइट कलर नहीं बनाना है, कलर चेंज कर ले। यहां पर पड़ा हुआ है मेरा बफर, ठीक है, बफर। अब देखो सबसे पहले बफर है, बफर के ऊपर फिल्टर पेपर है, फिल्टर ऊपर के ऊपर तुम्हारा जेल है, जेल के ऊपर तुम्हारे पास नायलॉन मेम्ब्रेन है, और उसके ऊपर भी फिल्टर पेपर, फिर वेट है। अब क्या हो रहा है, ये जो बफर है बच्चों, ये बफर क्या करेगा, ऊपर की तरफ यहाँ पर फिल्टर पेपर इसको प्रेशर करेगा। जो अपना ये जेल रखा है बच्चों, जहां पर अपने पास क्या आए हैं, डीएनए के बैंड्स आए हैं, ये डीएनए के बैंड्स कहां पर चले जाएंगे, ये डीएनए के बैंड्स कहां पर ट्रांसफर हो जाएंगे, यहां पर, ठीक है। ये डीएनए के बैंड अब ट्रांसफर हो गए विद द हेल्प ऑफ बफर, कहां पर, इस नायलॉन मेम्ब्रेन पे। तो सडन ब्लॉटिंग से तुम्हें क्या फायदा हुआ कि जो तुम्हारे बैंड्स उस जो तुम्हारे डीएनए के फ्रेगमेंट जेल पर थे, वो उस जेल से कहां पर आ गए, नायलॉन मेम्ब्रेन पर आ गए। अब क्या करेंगे, नायलॉन मेम्ब्रेन पे तुम्हारे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के सेगमेंट्स आ गए। चलो ठीक है, ये हमारा 5th पॉइंट था। अब 6th पॉइंट क्या होगा, आ जाओ 6th पॉइंट। अब इसको जो तुम्हारा नायलॉन वाला है, ठीक है, नायलॉन अपने ब्लू कलर से बनाए, आ जाओ, ठीक है। और इसके ऊपर ये तुम्हारी नायलॉन की मेम्ब्रेन है, राइट। अब इसके पास तुम्हारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड वाले बैंड्स आ गए, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड के तुम्हारे पास बैंड आ गए। अब मैं क्या करूंगी बच्चों, अब मैं करूंगी जो आपके पास नायलॉन मेम्ब्रेन पे सिंगल स्ट्रैंडेड बैंड आए हैं, उसको मैं क्या करूंगी, रेडियो आइसोटॉप के सॉल्यूशन में डाल दूंगी। किस में डालूंगी, रेडियो आइसोटॉप के सॉल्यूशन में डाल दिया, रेडियो आइसोटॉप के सॉल्यूशन में डाल दूंगी। अब इस सॉल्यूशन में क्या है बच्चों, इसके अंदर जो आपने ये डीएनए लिया है, कैसा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। सुनना, जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में आपने जो रिपीटेड सीक्वेंस लिया है, उसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है। एम आई राइट, क्या बोल रही हूं, ये जो सीक्वेंस है बच्चों, इसके अंदर जो तुमने ये रेडियो आइसोटॉप सॉल्यूशन लिया है, उसके अंदर क्या पड़ा है, उसके अंदर टैग्ड, ठीक है, रेडियो आइसोटॉप से टैग्ड सीक्वेंस है। किसके कॉम्प्लीमेंट्री है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री है। तो मैं यहां लिख दूं, ठीक है, यहां पर आपके पास, यहां पर रेडियो आइसोटॉप कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, ठीक है, रेडियो आइसोटॉप कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है जो इसके साथ अटैच होंगे। तो मैं इसको इसी कलर से बना दूं यहाँ पे। अब जिसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ठीक है, जिसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा, मान लीजिए अपन ने क्या लिया था, अपन ने लिया था यहाँ पर देखो, अपन ने लिया था सीक्वेंस ATGC,
ATGC, ATGC। अब इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा मेरे पास, TACG, TAGCG। ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस कहां पर है आपका, इस वाले सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। तो जो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री होगी वहां के जुड़ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, आ जाओ, कहाँ गया मेरा कलर जो मैंने चूज किया था, इससे रिलेटेड था, नहीं इससे रिलेटेड था, ये रहा। ठीक है, मान लो हमने यहाँ जोड़ दिया, मान लो हमने यहाँ जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया। ठीक है, कलर विजिबल नहीं होगा तो मैं ये कलर कर लेती हूँ। ठीक है, क्लियर दैट। यहाँ आकर के इन्होंने क्या किया, अपना क्या दिया, फ्लोरोसेंस देना स्टार्ट किया, या अपने आप में क्या हुआ, वो टैग कर गए इसको। ठीक है, टैग कर गए कि हाँ हम यहाँ पर प्रेजेंट है, या हमसे रिपीटेड जो हमसे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। तो आपने आइसोलेट कर लिया, आपने डिटेक्ट कर लिया। ये क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक हो गई। जो आपने रेडियो आइसोटॉप सोल्यूशन में इसको डाला, इसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। अब लास्ट जो हमारी स्टेप है, ठीक है, लास्ट जो हमारी स्टेप है वो है हमारी एक्सरे ऑटो रेडियोग्राफी। क्या है आपका लास्ट स्टेप है, एक्सरे ऑटो रेडियोग्राफी। क्या हुआ, यहां पर आपने देखा इसको, ठीक है, इसको एक सॉल्यूशन में लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन का नाम तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन उसमें हम देखते हैं, और जहां पर, ठीक है, यहां पर हम लेते हैं कंट्रोल, यहां लेते हैं हम कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब क्या होता है, कंट्रोल का मतलब होता है कि जिसका सीक्वेंस आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, आपको जिसका सीक्वेंस ऑलरेडी पता है, मान लीजिए कि इसका जो फ्रेगमेंट आ रहे हैं वो इस तरीके से आ रहे हैं। ठीक है, अब आपने यहाँ पर क्या डाला, वो सेगमेंट डाला जो आपने वहां पर सेपरेट आउट किया है, वो आपने डाला। इसको मैं ब्लू कलर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकती, अब इसे कर देती हूँ। मान लीजिए उसका फ्रेगमेंट जो है वो इस तरीके से आया। ठीक है, यानी कि ये इससे मैच कर रहा है, ये इससे मैच कर रहा है। तो एक्सरे ऑटो रेडियोग्राफी में आपको पता लग जाता है फाइनल रिजल्ट कि हाँ भाई, जिस क्रिमिनल का या जिस सस्पेक्टेड पर्सन का मैं डीएनए ले रही थी वो इस क्राइम स्पॉट पे मिले हुए डीएनए से मैच कर गया। इस क्राइम करने वाले जो स्पॉट है जहां पे क्राइम हुआ था उससे मैच कर गया। इज दैट क्लियर। इस तरीके से आपने क्या किया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर ली। अब एक बार अपन रिवाइज कर लें, एक बार हम रीड कर लेते हैं इसको, आ जाओ। VNTR is flanked by restriction sites. Restriction site पे flanked हो जाएगा with the help of restriction endonuclease enzyme. The number of and position of the repetitive sequence and position of restriction sites in VNTR is difference in the each DNA. सब DNA में ये VNTRs क्या करते हैं, वेरी करते हैं। Therefore, when the genome of two people are cut using the same restriction enzyme, दो पर्सन का, मान लीजिए कि एक क्राइम स्पॉट है, आपको वहां पर दो लोगों के सैंपल मिले। ठीक है, सैंपल मिले, आपने बोला कि ये दो बंदे हैं जो इसका कत्ल कर सकते हैं। ठीक है, एक बंदा A है, एक बंदा B है। ठीक है, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पे कट करेंगे। ठीक है, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पे कर दें। द लेंथ ऑफ द फ्रेगमेंट ऑब्टेन इन डिफरेंट फॉर बोथ द पीपल, दोनों के फ्रेगमेंट अलग अलग आएंगे क्योंकि हो सकता है इसमें रिपीटेड सीक्वेंस 10 हो, इसमें रिपीटेड सीक्वेंस सिर्फ 5 हो, तो अलग अलग क्या आएंगे, लेंथ के पॉलीमॉर्फिज्म आएंगे। ठीक है, इसमें इतना आ गया, इसमें इतना ही आया है। क्लियर। दिस वेरिएशन इन लेंथ रिस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट इज कॉल्ड एज RFLPs, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ये बात समझ में आ गई। रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ह्यूमन जीनोम, सारी जगह पूरे जीनोम के अंदर हमारे पास क्या है, ये रिस्ट्रिक्शन लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म प्रेजेंट है, फ्रेगमेंट प्रेजेंट है। यूजफुल फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, किसके लिए काम आते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए। डीएनए फिंगरप्रिंट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम extremely minute amount of blood, semen, hair, bulb or any other cell of the body having DNA, किसी भी सेल से जहां पर जिसमें डीएनए प्रेजेंट है वो आप एज अ सैंपल यूज कर सकते हो फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए कंटेंट ऑफ 1 माइक्रोग्राम इज सफिशिएंट, आपको किसी भी डीएनए की प्रोफाइलिंग करने के लिए 1 माइक्रोग्राम डीएनए भी इनफ है, सफिशिएंट है, उससे आप पूरा प्रोफाइलिंग कर सकते हो।
स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो हमने करी है। आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए को आइसोलेट करोगे, ठीक है, सैंपल हमने बात कर ली थी। डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, डाइजेशन करोगे। सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेपरेट कर लिए तुमने। सदन ट्रांसफर या सदन ब्लॉटिंग तुमने कर ली, किस पे, फिल्टर पेपर पे रख के, कहां पर रखा आपने, नायलॉन की जो मेम्ब्रेन थी उस पर ट्रांसफर कर लिया। ट्रांसफर करके तुमने क्या करा, रेडियो एक्टिवली लेबल्ड जो भी एनटीआर प्रोब थे उसका यूटिलाइज करके तुमने देख लिया कहां कहां पर आपके प्रोब्स आकर के अटैच्ड हो रहे हैं। फिर आपने उसको डिटेक्ट किससे किया, जो हाइब्रिडाइज्ड डीएनए आया उसको आपने क्या कर लिया, एक्सरे ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा आपने आइडेंटिफाई कर लिया, डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट बाय ऑटो रेडियोग्राफी। क्लियर दैट। जैसे हम बात करें, हमारे पास एग्जाम्पल है, हमें देखना है कि जो हमारे पास इंडिविजुअल ए है, इंडिविजुअल बी है, वो आपस में कैसे मैच करते हैं, या मैं कह सकती हूँ कि एक मम्मी पापा हैं और दो पर्सन का वो कर रहे हैं, मतलब उसके मम्मी पापा अवेलेबल हैं और वो कोई बच्चा आके कह रहा है कि नहीं मैं इनका बेटा हूँ, क्यों, प्रॉपर्टी के लिए। तो आप कैसे पता लगाओगे कि कौन असली दावेदार है उस प्रॉपर्टी का, तो आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हो। यहाँ पर अपने पास क्या है, जो रिपीटेड सीक्वेंस है वो हमने पता लगा लिया। फिर हमने क्या करा, उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करके, फिर हमने क्या किया, सदन ब्लॉटिंग करी, फिर उसके एक्सरे क्लिस्ट्रोग्राफी पर आए तो हमें पता लगा कि ये कंट्रोल है। मान लीजिए ये फादर है, ठीक है, ये फादर है और ये जो ए बंदा है जिसने बोला कि मैं उनका बच्चा हूं, और जो बी है, कौन है इन दोनों में से इस पर्टिकुलर पापा का बच्चा। तो आप देखोगे जहां जहां मैच करेगा, ये देखो यहां पर इससे मैच कर रहा है, ठीक है, ये मैच नहीं कर रहा, ए यहां पर मैच नहीं कर रहा, फिर बी वापस से यहां मैच कर रहा है, अब ये एक इससे मैच कर रहा है, ये भी इससे मैच कर रहा है, ठीक है, फिर ये इससे मैच नहीं कर रहा, ये भी इससे मैच, यहां पर मैच कर रहा है, यहां पर ये इससे मैच कर रहा है। तो आप देखोगे ज्यादा जो एक दूसरे से मैच करेंगे वही असली दावेदार होगा। दैट मीन्स यहां से आप देखोगे रिजल्ट के अकॉर्डिंग तो सी बी से ज्यादा मैच कर रहा है, यानी कि बी जो है वो ही इस प्रॉपर्टी का असली दावेदार होगा। ये बात समझ में आ गई। तो हम कैसे कैसे पता लगा सकते हैं, एप्लीकेशन क्या होगी, पैटर्निटी टेस्ट करवा सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स का पता लगा सकते हैं, डिटरमाइनिंग पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटीज, और हम ये भी पता लगा सकते हैं कि भैया जो भी वेरिएबिलिटीज आ रही है, जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं किसी पर्टिकुलर स्पीशीज टू स्पीशीज में या कोई कम्युनिटीज के अंदर, तो भी हम या इंडिविजुअल्स के अंदर पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आई होप कि ये जो चैप्टर है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम करेंगे क्वेश्चन आंसर, दैट मीन्स सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अपन ने बहुत अच्छे से एक एक स्टेप के बारे में जाना है, कौन सा चीज़ क्यों काम आती है वो भी हमने देख लिया है। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। आई होप कि ये पूरा चैप्टर आपके अच्छे से क्लियर हो गया होगा और ज़्यादा अच्छा पता लगेगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक धन्यवाद।